2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू ने भाजपा को ये बता दिया, आप हमारे बिना कुछ भी नहीं हैं। अगर हम आपसे अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो आप कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और इसके पीछे डेटा भी यही बताता है। बता दें कि अगर आजसू और बीजेपी एक साथ 2019 में चुनाव लड़ती तो इस वक्त एनडीए सत्ता में होता। इसके पीछे की वजह साफ है। 13 ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा प्रत्याशी और आजसू प्रत्याशी के वोट को जोड़ दिया जाए तो महागठबंधन के प्रत्याशी से कई वोट जो है वो ज्यादा होते हैं। यानी 13 सीटें ऐसी थी जहां साफ तौर पर एनडीए चुनाव जीत जाती। इसके अलावा 6 ऐसी सीटें हैं जहां काफी कम अंतर से जो है वो महागठबंधन बढ़ रहा है। लेकिन अगर आजसू भाजपा गठबंधन में होती तो कई लोग जो ये सोच रहे थे कि हम अपना वोट क्यों बर्बाद करें, और हवा चूंकि वो महागठबंधन के खेमे में चला गया इसलिए वोट जो है वो महागठबंधन की तरफ गया। अगर वहां भी अगर भाजपा और आजसू साथ होती तो उन 6 सीटों पर भी जीत सकती थी। यानी कुल मिलाकर 19 सीटों पर एनडीए की जीतने की संभावना थी। उसके बाद भाजपा बैकफुट पर आई। कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आजसू भाजपा पर दबाव बनाएगी। इससे भी जयराम नाम के शख्स की झारखंड की सियासत में उत्पत्ति होती है। और उसके बाद भाजपा को यह लगता है कि अगर आजसू को हम बहुत ज्यादा सीटें दे भी दें तो कुर्मी वोट बैंक उस तरह से हमारे तरफ शिफ्ट नहीं हो पाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव में भाजपा का वो अंदेशा, वो डर सही साबित हुआ। और आपको पता है कैसे जयराम महतो गिरिडीह से जो आजसू के कद्दावर नेता संत प्रकाश चौधरी काफी कम वोटों से पीछे रहे। सिर्फ जयराम महतो ने गिरिडीह लोकसभा से 3.5 लाख वोट नहीं लाए, बल्कि उनके कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो लाख से ज्यादा वोट लाए। इस पूरे विश्लेषण में हम बात करेंगे कि क्या आदिवासी और कुर्मी जिस तरीके से नाराज है, भाजपा उसे कैसे मनाएगी। क्या भाजपा दोनों समाज को बनाने में नाकाम होती है तो क्या वो सत्ता पर काबिज हो पाएगी। क्या कुछ भाजपा के सामने परेशानियां हैं, हम हर चीज का जो है विश्लेषण करेंगे। विवेक जी, आदिवासी तो एकदम नाराज था ही और हमने कुर्मी समाज का जिक्र किया। कैसे आप देखते हैं इस पूरे समीकरण को? इस पूरे समीकरण को ऐसे देखा जाता है कि 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय आजसू और भाजपा अलग अलग फाइट किए थे। समीकरण जब बने तो लोगों ने ये कहा कि अगर ये दोनों साथ लड़ते तो 13 से अधिक सीटों पर जो है वो जीत सकती थी भाजपा और आजसू का गठबंधन, एनडीए गठबंधन। लेकिन दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। उस समय सुदेश महतो और रघुवर दास के बीच में बातें नहीं बनी। हालांकि भाजपा ने सिल्ली से अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया सुदेश महतो के खिलाफ, और आजसू ने भी जो है वो रघुवर दास के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। ये उस समय का राजनीतिक समीकरण था। उसके बाद फिर दूरियां घटी और अब दोनों साथ में है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2024 का विधानसभा चुनाव दोनों साथ लड़ेंगे। लेकिन इसी बीच जो अलग समीकरण बनते हुए झारखंड में ये दिखाई दे रहे हैं कि जो महतो वोटर है झारखंड के, वैसे वोटर जो कि निर्णायक भूमिका में रहते हैं, दूसरी ऐसी आबादी जो कि झारखंड में निर्णायक भूमिका में रहती है, 30 सीट 20 से 30 सीटों पर जो है वो महतो वोटरों का प्रभाव है। वहां पे सत्ता में दखल वो रखते हैं। लेकिन आखिर महतो वोटर किसके तरफ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सुदेश महतो से अभी भी महतो वोटर कनेक्टेड है? क्योंकि भाजपा ने जो प्लान बनाया था 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद, भाजपा ने सोचा कि बाबूलाल मरांडी को अपने खेमे में कर देते हैं तो आज जो आदिवासी वोटर है वो हमारे साथ आ जाएंगे, और जो महतो वोटर है वो तो आजसू के साथ बने ही हुए हैं। लेकिन महतो वोटरों का जो समीकरण है वो लगातार बदला है। आपको बता दें कुछ सालों में, क्योंकि जो महतो वोटरों की मांग है, चाहे हम 1932 की बात करें, चाहे हम बात करें कि कुर्मी जो यहाँ की जाति है उसको एसटी में शामिल करने की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन भाजपा ने इस पे कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय मामले के मंत्री थे, उन्होंने भी इस पे कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनके पास कोई ऐसा प्रस्ताव ही नहीं आया है, और कुर्मी नाराज हो गए। अब ये कहा जा रहा है कि महतो वोटर जो है वो पूरी तरह से कट चुके हैं भाजपा से। भाजपा से वो पहले से कटे हुए थे, लेकिन जयराम का उदय के बाद वो पूरी तरह से जो है वो आजसू से भी कट गए हैं। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, कहा यह जाता है कि लोकसभा चुनाव नेशनल मुद्दे पर लड़ा जाता है, लेकिन फिर भी जयराम के नाम पे जो जयराम चुनाव लड़े, चाहे उनके प्रत्याशी चुनाव लड़े, वहां पे ये देखा गया कि जो महतो वोटर है वो एकमुश्त तौर पे जो है उन्होंने वोट किया जयराम और
उनके प्रत्याशियों को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सत्ता का समीकरण है उसमें बदलाव हुआ है। जो झारखंड की दूसरी आबादी है, दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, उनके राजनीतिक समीकरण में बदलाव हुआ है। सुदेश महतो को वो पहले अपना हीरो मानते थे, आजसू पार्टी को वो अपना मूल पार्टी मानते थे जहां पे उनका वोट जाता था। भाजपा भी यही सोचती थी कि हम साधेंगे ओबीसी को, हम साधेंगे सवर्ण को, और इसमें भाजपा माहिर भी मानी जाती है। लेकिन महतो वोटर आजसू से कनेक्टेड है तो सुदेश महतो के ही पाले में जाएंगे, ये भाजपा की थिंकिंग थी और ऐसा ही कुछ प्लान जो है वो चल रहा था। लेकिन अब देखने के लिए मिल रहा है कि जयराम का उदय हो चुका है तो सुदेश महतो से भी कटते नजर आ रहे हैं, आजसू पार्टी से भी कटते नजर आ रहे हैं महतो वोटर। जैसा कि लोकसभा में समीकरण निकल के सामने आया है, ऐसा ही कुछ समीकरण अगर विधानसभा चुनाव में भी निकल के आ जाता है तो कहीं ना कहीं सुदेश महतो और भाजपा के लिए परेशानी वाला सबब बन सकता है। आपने कहा कि लोकसभा में जो परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरीके से महतो बैंक वोट बैंक ट्रांसफर हुआ जयराम को, हालांकि अन्य जातियों का भी वोट उनको मिला है। जयराम और उनके समर्थक इस बात से नाराज हो जाते हैं कि जो है जयराम की पार्टी सिर्फ कुर्मियों की पार्टी है। लेकिन ये तो साफ है ना कि लोकसभा चुनाव जहां राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव हुआ, सुदेश महतो ने खुद अपने एक बयान में कहा था कि कुछ लोगों ने स्थानीय लोगों को बरगलाया। जो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होना था मुद्दे पे, उसमें स्थानीयता को जोड़ दिया गया। यानी सुदेश महतो भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि अगर स्थानीय मुद्दों की बात होगी वहां पर भाजपा को, आजसू को नुकसान होगा और जयराम इसका फायदा उठा जाएंगे। और जब राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव था, उस बीच में अगर जयराम महतो 3.5 लाख वोट लेकर आते हैं और अपने चेहरे पर अपने लोगों को जो है वो अपने लोगों के लिए कुल मिलाकर 8 लाख 8.5 लाख वोट ले आते हैं, तो जब विधानसभा का चुनाव होगा और ऐसा कहा जाता है कि 30 विधानसभा सीटों पर कुर्मी जो है वो निर्णायक भूमिका में है, तो स्वाभाविक तौर पर अगर कुर्मी वोट जो है वो सुदेश महतो की तरफ शिफ्ट ना होकर जयराम महतो की तरफ शिफ्ट होता है तो सुदेश महतो का राजनीतिक करियर संकट में आ जाएगा। जिस तरीके से भाजपा और आजसू के बीच सीटों को लेकर जो है वो उठापटक होता रहता है, यही वजह थी कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी ने 79 प्रत्याशी उतारे थे और आजसू ने 53 प्रत्याशी उतारे थे, जहां बीजेपी 25 सीटों पर जीती और आजसू जो है वो मात्र 2 सीटों पर जीती थी। तो साफ तौर पर जयराम का जैसे हवा टाइट होगा, उनके पक्ष में माहौल बनेगा, वैसे आजसू का भाजपा के साथ सीटों को लेकर डील करना मुश्किल हो जाएगा। आजसू ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करेगी और भाजपा नहीं देना चाहेगी। भाजपा ये बात समझ चुकी है कि अब कुर्मी वोट बैंक सुदेश महतो का नहीं रहा, वो जयराम महतो की तरफ शिफ्ट होगा। ये बात हुई जो है कुर्मियों को लेकर, जिनके बारे में आधिकारिक आंकड़ा है कि 16% आबादी है, लेकिन उनके समाज के बुद्धिजीवी कहते हैं कि हम 25% हैं। कुल मिलाकर के ये जो है कुर्मी वोट बैंक की बात रही। अब आदिवासी वोट बैंक का जिक्र करते हैं। आदिवासी समाज के बीच बीजेपी को लेकर एक गलत परसेप्शन है। हालांकि अब भाजपा जो है वो आदिवासी समाज के कद्दावर नेता को विधानसभा चुनाव में लड़ाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को बनाया, अर्जुन मुंडा को बाकायदा जो है केंद्र में मंत्री बनाया, हालांकि इस बार चुनाव वो हार गए। सीता सोरेन को अपने पाले में कर लिया, गीता खौड़ा को कांग्रेस से लाया और एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। कई अरुण उरांव हैं। क्या लगता है, एक कुर्मी का तो नुकसान होता दिख रहा है अगर वो जयराम की तरफ जाते हैं, तो आदिवासी वोट बैंक को कैसे बीजेपी साधेगी और क्या इसमें से सफलता मिलेगी जिस तरीके से आदिवासी नेताओं को अपने पाले में ला रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि भाजपा ने पूरी कोशिश की कि जो 26% आबादी है झारखंड में आदिवासियों की, उनको टारगेट किया जाए, क्योंकि यही एक बड़ा कारण था कि 2019 में भाजपा को हार मिली। उसके बाद से भाजपा ये समझ चुकी थी कि अगर हमें जीतना है विधानसभा चुनाव में तो हमें आदिवासियों को अपने पाले में लाना है। और भाजपा ये समझ चुकी थी कि कुर्मी वोटर जो है झारखंड में वो जाएंगे सुदेश महतो के साथ, और हमारे साथ अगर आदिवासी वोटर आ जाते हैं तो फिर हम एक मजबूत निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे। इसी के लिए बाबूलाल मरांडी को भी लाया गया। झारखंड में जो भी आदिवासी नेता है उनका कद बढ़ाया गया भाजपा में। तो पूरी कोशिश भाजपा ने की थी, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पूरा पासा जो है वो उलट गया। हेमंत सोरेन के लिए सहानुभूति की लहर जो है वो झारखंड में आदिवासियों के बीच दिखाई दी, और कहीं ना कहीं जब से हेमंत सोरेन जेल गया उसके बाद आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में क्या हुआ। सभी आरक्षित सीटों पर जो है वो भाजपा हार गई, 5 आरक्षित सीटों पर भाजपा हार गई।
उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि जो परसेप्शन भाजपा बनाने की कोशिश कर रही थी उसमें भाजपा फेल हो चुकी है। तो अब क्या करेगी भाजपा? इसका सबसे बड़ा सवाल ये निकल के सामने आया कि भाजपा के पास अब क्या रास्ता है। तो भाजपा ने अब ये प्लान बनाया है कि जो भी आदिवासी नेता हारे हैं लोकसभा का चुनाव, उनको विधानसभा का चुनाव में उतारा जाए, ताकि कुछ सीटें भी जो है वो भाजपा निकालने पाए, क्योंकि 10-11 सीटें जो है वो भाजपा को निकालनी पड़ेगी, आदिवासी सीटें निकालनी पड़ेगी, तभी भाजपा जो है वो जीत दर्ज करने पाएगी। क्योंकि अगर कांग्रेस की सीटें भाजपा नहीं निकालने पाती है, आदिवासियों की सीटें भाजपा नहीं निकालने पाती है, तो फिर सरकार बनाना संभव नहीं है। तो सरकार बनाना है तो हमें एसटी रिजर्व सीट भी निकालना होगा और कुछ सीटें कांग्रेस की जनरल सीटें भी निकालनी होगी। तो इसी के लिए कुछ सीटें निकालने के लिए कुछ विधानसभा में तो मजबूत होंगे उनके सांसद प्रत्याशी, तो वहां पे जो है वो उनको उतारने का प्लान जो है वो भाजपा ने बनाया है और सभी प्रत्याशियों को उतारने का प्लान बनाया है। इसलिए हेमंत बिस्व शर्मा जब रांची आए थे तो उन्होंने सभी आदिवासी नेताओं से मुलाकात भी की थी, भाजपा के दिग्गज आदिवासी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद से ये चर्चा जोरों पर है कि जो भी आदिवासी नेता चुनाव हारे हैं उनको इस बार विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा, इसकी पुरजोर चर्चा है। तो आदिवासियों के बीच में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके हितैषी हैं, हम ही आपके लिए काम करेंगे। लेकिन जो आदिवासी के मुद्दे हैं, क्या आदिवासी भाजपा के साथ कनेक्ट करने पा रहे हैं? क्योंकि जो हेमंत सोरेन मुद्दे उठाने लगते हैं, कहीं ना कहीं बाहरी भीतरी का मुद्दा हो, 1932 का मुद्दा हो, आदिवासियों के बीच में जाके ये कहना कि भाजपा वाले आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, और ये सब ऐसे मुद्दे हैं। चाहे हम बात करें जमीन, जल जंगल जमीन का जब मुद्दा आता है तो हेमंत सोरेन जब जाते हैं आदिवासियों के बीच में तो ये कहते हैं कि भाजपा अगर आ जाएगी तो ये लोग जमीनों पे कब्जा कर लेंगे, आपके जंगलों को खत्म कर देंगे। अंबानी अडानी के नाम का जिक्र करते हैं। अंबानी अडानी के नाम का जिक्र करते हैं, कहते हैं ये लोग बड़े लोग हैं, ये लोग कॉर्पोरेट कल्चर के लोग हैं, ये लोग गांव के लोगों को नहीं समझेंगे। तो ये सब जब हेमंत सोरेन बातें करते हैं तो आदिवासी जो है वो उनसे भावनात्मक तौर पे कनेक्ट हो जाते हैं, और यही बातें जो है वो भाजपा के लीडर नहीं कर पाते हैं। भाजपा के लीडर जब ग्राउंड पे जाते हैं तो वो आदिवासियों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसी के लिए बाबूलाल मरांडी को लाया गया, क्योंकि बाबूलाल मरांडी आदिवासियों के बीच में एक बड़े चेहरे हैं, तो इसलिए लाया गया ताकि आदिवासियों से बाबूलाल मरांडी कनेक्ट करे। लेकिन जो चुनाव के नतीजे हैं उससे हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी झारखंड भर के आदिवासियों से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि अगर कनेक्ट कर पाते तो 1-2 सीट तो लोकसभा में जीत ही पाते भाजपा के लोग। पूरी कोशिश भाजपा ने की थी, सब जगह भाजपा के नेताओं ने दौरा किया, बाबूलाल मरांडी ने पसीना बहाया। लेकिन विवेक, लोकसभा चुनाव को लेकर परसेप्शन अलग था। उस वक्त हेमंत सोरेन जेल में थे, उनको लेकर सहानुभूति थी। लेकिन अब जो प्रकरण हुआ है, हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, चंपाई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, तो वो सिंपैथी गौण होता हुआ दिख रहा है और चंपाई सोरेन के लिए वही सिंपैथी पैदा हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा का चुनाव का परिदृश्य थोड़ा तो अलग होगा। अब देखिए, लोकसभा चुनाव इस बार का जो हुआ ना उसमें मुद्दा स्थानीय आ गया। ऐसे लोकसभा चुनाव नेशनल मुद्दे पे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे पे होते हैं, लेकिन जो झारखंड में घटना घटित हुई, जिस तरह से सभी आदिवासी सीटों पे जो है वो भाजपा हार गई, तो स्थानीय मुद्दा आ गया। और स्थानीय मुद्दा रहा या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा रहा? क्योंकि तमाम इंडिया गुट के नेता हर मंच से ही कहते रहे कि आपके हेमंत जी को साजिशन जेल में डाल दिया, हेमंत बिस्व शर्मा को देखिए और नेताओं को देखिए, वो ईडी में आए, ईडी की जांच हुई, भाजपा में शामिल हुए, पूरा पाप उनका माफ हो गया। हेमंत सोरेन का मुद्दा यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, क्योंकि हेमंत सोरेन यहाँ के स्थानीय नेता है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, सिंपैथी जागी, लोगों के बीच में यह संदेश गया कि हेमंत सोरेन को जो है वो भाजपा। अब तो वो सिंपैथी नहीं रहा, तो विधानसभा चुनाव में प्रदेश कुछ अलग हो सकता है। अभी भी मुद्दा तो बरकरार है ना, 1932 का मुद्दा है, बाहरी भीतरी का मुद्दा है, कॉर्पोरेट कल्चर का मुद्दा है, फिर से ये कहना है कि भाजपा आएगी तो जमीनें लूट लेगी, ये सभी मुद्दा तो अभी भी वैसा ही है। और जो अभी कुछ ही समय पहले ना लोकसभा का चुनाव हुए हैं, जो तैयारी जेएमएम ने की होगी या इंडिया गुट में की होगी वो तो बरकरार है। और भाजपा कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे भाजपा नहीं है। संथाल की बात करें, वहाँ पे भाजपा के विधायक नहीं है। आप पिछले बार देख लीजिए, पिछले बार जो रिजल्ट हुआ वो रिजल्ट बहुत खराब हुआ। बाबूलाल मरांडी के आने के बाद से ये लगा कि भाजपा में सुधार होगा। भाजपा ने ऐसी कोशिशें की कि लगा कि भाजपा के पास जो वोट बैंक है आदिवासियों का या महतो का वो आ जाएगा, लेकिन महतो वोट बैंक भी तो आप देखिए कि खिसकता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से जयराम महतो का उदय हो गया, अब जयराम महतो पार्टी बना रहे हैं, कुछ दिनों में, कुछ समय में उनका पार्टी भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। चुनाव उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो आखिर वो किसका वोट खाएंगे? वो तो आजसू का ही वोट खाएंगे ना, नहीं जीतते हैं।
हैं। हम मान ले कि जहाँ से भी वो सभी सीटों से चुनाव लड़ते हैं वो नहीं जीतते हैं, कुछ ही सीट जीत पाते हैं, 2-3 कुछ ही सीट जीत पाते हैं, लेकिन वोट तो खाएंगे। किसका वोट खाएंगे? आजसू भाजपा का वोट खाएंगे और किसी का तो वोट खाएंगे नहीं। जेएमएम के तरफ आदिवासियों का वोट जाएगा, आदिवासियों का वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिलता नहीं है। जेएमएम की तरफ ट्रांसफ़र होगा, नहीं ट्रांसफ़र होता है। बाबूलाल मरांडी के नाम पे अगर भाजपा के पास आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है, हेमंत सोरेन के नाम पे जेएमएम पास जाता है तो भाजपा क्या करेगी? यहाँ पे तो कुर्मियों का भी वोट, महतो वोट भी जो है वो अब बट गया है। एक जयराम आ गए हैं, उनके तरफ बट गया है। इसके बारे में एक आपको डेटा देते हैं दिलचस्प। 13 सीट ऐसी है जहां पर साफ तौर पर बीजेपी आजसू के प्रत्याशी के वोट को जोड़ा जाए। अगर मतलब अगर 2019 में दोनों साथ चुनाव लड़ते तो वहां जेएमएम इंडिया गुट के प्रत्याशी जीत ही नहीं पाते। अब क्या होगा? अब सुदेश महतो और बीजेपी अगर साथ आती है, उसके बाद भी अगर कुर्मी का वोट जयराम की तरफ जाता है, चूंकि ये कुर्मी वोट पहले भाजपा को जाता था, एनडीए को जाता था, अब वो जयराम की तरफ शिफ्ट होगा, तो इंडिया गुट को इसका नुकसान नहीं होने वाला है। इसका नुकसान सीधे तौर पर जो है वो एनडीए को होगा। और वो 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पर जो है वो भाजपा को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, यानी सीट का नुकसान। और 6 ऐसी सीटें हैं जहां अगर पहले भाजपा और आजसू चुनाव साथ लड़ती तो मामला जो है उसके पक्ष में जा सकता था। कुल मिलाकर 19 से 20 सीटें ऐसी हैं। और जब जयराम महतो आ गए हैं तो अगर कुर्मी वोट पूरे तरीके से जयराम महतो की तरफ शिफ्ट होता है तो भाजपा को समझिए 20 सीट का नुकसान कम से कम जयराम महतो कर जाएंगे। और एक बात और याद रखिएगा, जयराम महतो इंडिया गुट को, जेएमएम को खासा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सुदेश महतो की वजह से जो वोट बीजेपी में जाता था वो बीजेपी को ऐसे भी जेएमएम को नहीं जाता था, वो अब जो है जयराम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर, और इसके बाद भी एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है, इतना होने के बावजूद भी अगर एनडीए और इंडिया के बीच में अगर नजदीकी मुकाबला होता है, 4-5 विधायक इधर उधर होते हैं, अगर जयराम 5 विधायक भी जीत कर आते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि वो जेएमएम के साथ जाएं, इंडिया गुट के साथ जाएं। इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी है। इसके पीछे की वजह है मुस्लिम आबादी, मुस्लिम जो है उनका वोटर होना। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जयराम महतो बार बार कहते रहे कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। वो मुस्लिम युवाओं के बीच बहुत बार गए, बड़ी संख्या में मुस्लिम लोगों ने उनका स्वागत किया, कई मुस्लिम बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद देते दिखे। तो जयराम महतो जानते हैं कि अगर मैंने मुस्लिम को और अपनी जाति को आधार वोट बैंक के तौर पर साध लिया तो फिर मैं राजनीति में जो है वो एस्टेब्लिश हो जाऊंगा। और यही रणनीति जो है वो जयराम की, इसलिए इस बात की प्रबल संभावना है कि अगर वो 3-4-5 सीट जीत कर आते हैं तब वो जो है जेएमएम के साथ, इंडिया गुट के साथ जाना पसंद करेंगे। जब हमने संजय मेहता से बात की थी तब उन्होंने कहा था कि भाजपा जो है कॉर्पोरेट कल्चर की है और जयराम महतो की पूरी लड़ाई जो है वो अडानी और अंबानी के खिलाफ है, वहां के कॉर्पोरेट के खिलाफ है, खनिज संपदा की लूट के खिलाफ है। इसलिए आप समझिए, जयराम महतो भले ये कहते हो कि हम लोगों से बातचीत करेंगे फिर फैसला लेंगे, लेकिन उनका जो वैचारिक विचारधारा है वो कहीं ना कहीं, या उनकी जो वर्तमान राजनीति है, जिस वोट बैंक के आधार पर वो बढ़ना चाहते हैं, जिस मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं, वो इंडिया गुट से मिलता जुलता है। आप क्या इससे सहमत रखते हैं? देखिए, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते हैं। जिस तरह से जयराम महतो का उदय हो रहा है, वो आने वाले समय में वो सुदेश महतो भी एक समय जयराम महतो के कद के हुआ करते थे, जब किंग मेकर की भूमिका में सुदेश महतो हुआ करते थे। अगर जयराम महतो का उदय हो जाता है पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में, तो एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते हैं। तो जयराम महतो एनडीए के साथ आना नहीं पसंद करेंगे। यही बात संजय मेहता भी लगातार कहते आए हैं कि वो लोग एनडीए के साथ जाने में उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। अगर वो लोग को गठबंधन करना होगा तो आपको बता दें, जो समीकरण दिख रहा है वो लोग इंडिया गुट के साथ ही जाएंगे, जैसा कि मुझे लगता है। वो लोग एनडीए के साथ उतना ज़्यादा नहीं रहेंगे। अगर विवेक जी, इस पे मैं कहूँगा कि एक म्यान में 2 तलवार वाली बात ज़्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मान लीजिए अगर जयराम महतो 5-6 सीट लेके आते हैं और वो साबित कर देते हैं कि कुर्मी वोट बैंक पर अब हम उसके जो है वो रखवाले हैं या उस पर हमारी पकड़ है, तो बीजेपी आराम से जयराम महतो के साथ डील कर सकती है। लेकिन वैचारिक तौर विचारधारा ही मैटर करेगा ना। अगर जयराम महतो के साथ बीजेपी डील कर लेती है तो आखिर सुदेश महतो का क्या होगा, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। तो वही होगा जो पशुपति पारस के साथ बिहार में हुआ। चिराग पासवान ने खुद को साबित किया कि पासवान वोट बैंक पे वहां हमारी पॉपुलैरिटी है, पारस जी को साइड कर दिया, उनका बंगला छीना गया। वैसे सुदेश महतो के साथ होगा और बीजेपी के साथ जयराम महतो आ जाएंगे तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है जयराम महतो अगर चाहेंगे तो
बीजेपी जो है वो जयराम महतो के साथ डील करने के लिए तैयार होगी कि आप आ जाइए, क्योंकि वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि अब कुर्मी वोट बैंक, जिस तरीके से जयराम महतो पॉपुलर हुए हैं विवेक, लोकसभा चुनाव का परिणाम ये बता रहा है कि किस हद तक उनकी पॉपुलैरिटी है पूरे देश में। आप देखिए बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी रहे जिनकी चर्चा खूब रही, कड़ी फाइट लड़ी, कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी जैसे पप्पू यादव देखिए जीत लिए, चर्चा हुई, लेकिन जयराम महतो भले ही ना जीते हो लेकिन 3.5 लाख वोट लाए। ये पूरे देश में सबसे अलग इसलिए हैं कि इनके चेहरे पर इनके कई साथी जो है वो लाख लाख वोट लेकर के आ गए, वो भी 1 साल पार्टी का गठन नहीं। पप्पू यादव आज 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, कितने 6 टर्म के वो सांसद हैं, लेकिन एक लड़का जो 1 साल पहले आता है वो अब खुद तो 3.5 लाख वोट लाता है, अपने दोस्तों को 1 लाख अपने चेहरे पे वोट दिलवा देता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए मुझे लगता है बीजेपी जयराम महतो के साथ डील करने के लिए तैयार बैठी होगी। उनको पता है सुदेश महतो को बहुत जल्द जो है वो पॉलिटिक्स से जयराम महतो उस पर भारी पड़ने वाले हैं। देखिए, इसमें 2 बात निकल के सामने आती है। एक तो जयराम महतो का जिस तरह से उदय हुआ, जो मजबूत होता है उससे डील करने में किसी को दिक्कत नहीं होता है। बीजेपी अगर जयराम महतो मजबूत हो जाते हैं तो बीजेपी को डील करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ परेशानी आजसू के लिए होगी, आजसू के अस्तित्व पे सवाल उठ जाएगा, क्योंकि आजसू का जो वोट बैंक है वही वोट बैंक को टारगेट जयराम महतो भी करने वाले हैं, क्योंकि जाति का वोट बैंक सबसे बड़ा वोट बैंक होता है। कहीं ना कहीं अगर कुर्मी जाति जयराम महतो से अभी तक तो पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है, अभी जयराम महतो का उदय ही हो रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद ही हम कह सकते हैं कि जो नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि आखिर कुर्मी जाति पूरी तरह से किसके तरफ जाती है। अब तक तो वो कुर्मी जाति का जो वोट बैंक है वो सुदेश महतो का ही वोट बैंक माना जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा कि आखिर जयराम महतो और सुदेश महतो में बड़ा नेता कौन है। विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे आएंगे उससे ये पता चल जाएगा कि आखिर कुर्मियों का सबसे बड़ा नेता कौन है, तो उसके बाद ही भाजपा जो है वो बड़ा फैसला लेगी। चुनाव के नतीजे के बाद अगर जयराम महतो का उदय हो जाता है, जयराम महतो किंग मेकर की भूमिका में बन के निकलते हैं, तो भाजपा को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि उनसे कंप्रोमाइज कर ले। लेकिन देखना ये होगा कि जयराम महतो का वैचारिक जो उनका मन क्या कहता है, वो विचारधारा उनका क्या है, वो क्या एनडीए के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, ये देखना है। जयराम महतो का क्या होता है ये जयराम महतो पे डिपेंड है, लेकिन ये तो तय है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहेंगे। सुदेश महतो और जयराम महतो एक ही साथ नहीं दिखेंगे, क्योंकि सुदेश महतो का ही जो वोट बैंक है उसी को काट के जयराम महतो नेता बनेंगे, अगर बनेंगे तो विधानसभा चुनाव के बाद। हाँ, ये तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अगर जयराम महतो विधानसभा चुनाव में खुद को साबित करते हैं तो भाजपा को कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक सुदेश महतो का हाल वही हो सकता है जो पशुपति पारस के साथ हुआ, जिनको बाकायदा केंद्रीय मंत्री बनाया गया, बंगला अलॉट किया गया, कार्यालय की ज़मीन दिया गया, वो कार्यालय दिया गया, और जैसे ही चिराग पासवान ने खुद को साबित किया लोकसभा चुनाव में, पारस जी आज कहाँ हैं? बाकायदा उनका बंगला छीन गया, उनका कार्यालय छीन गया, हर चीज़ पर चिराग पासवान का कब्जा हो गया। तो राजनीति में कोई दोस्त होता है ना ही दुश्मन होता है, सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सब कुछ सियासी फायदे नुकसान पर निर्भर करता है। मैं एक बात बता दूं, झारखंड में जो राजनीति होती है ना, यहाँ थोड़ा अलग राजनीति होती है। यहाँ पे मुद्दों की राजनीति नहीं होती है, यहाँ मुद्दों को घसीटा जाता है। झारखंड जब से बना, यहाँ के जो मुद्दे थे आज तक उन मुद्दों का सॉल्यूशन नहीं निकला। चाहे 1932 की बात करते हैं, स्थानीय नीति की बात करते हैं, चाहे ओबीसी आरक्षण की हम बात करें, चाहे यहाँ रोजगार की बात करें, चाहे यहाँ 3.5 लाख जो पद खाली है सरकारी नौकरियों में उनकी बात करें, यहाँ के मुद्दे वैसे ही बने रहते हैं। मुद्दों पर हर बार राजनीति होती है, हर बार चुनाव होता है, लेकिन कभी भी मुद्दों का सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता है। जैसे कुर्मियों की, अभी कुर्मी कहते हैं कि उनके भाषा को जो है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ये विवेक जी, मुझे लगता है मैं मुद्दों की बात नहीं कर रहा था, बात इस बात को लेकर हुई थी कि जो राजनीतिक रिश्ते होते हैं, अगर 2 नेता है, सामने वाले को ये लगता है कि अब इसका जो वोट बैंक था वो किसी और के पास शिफ्ट हो गया, तो फिर उसको हटा के किसी और के साथ डील कर लिया जाता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स से झारखंड का विकास नहीं होगा, यही एक कारण है कि झारखंड में खनिज संपदा का अंबार। झारखंड विकास की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं क्या बीजेपी अगर सुदेश महतो खुद को साबित नहीं करते हैं तो क्या जयराम महतो को अपने साथ ले सकते हैं, इस मुद्दे पे बात हो रही है। देखिए, जयराम महतो का साथ आना या ना आना ये उनके विचारधारा पे निर्भर करता है। उसके
उसके कह सकते हैं कि संभावनाओं पर बातचीत कर रहे हैं। देखिए, जयराम महतो का साथ आना ना आना ये एक अलग बात है। जयराम महतो भी लगातार ये कहते आए हैं कि उनका काम जो है वो झारखंड के विकास का है। जयराम महतो के मुद्दे को आप सुनिए, जयराम महतो मुद्दे की बात करते हैं। जयराम महतो जब भी बात करते हैं तो काहे उनसे जनता कनेक्ट होती है। उनका क्या मुद्दा रहता है? उनका मुद्दा रहता है विस्थापन का मुद्दा रहता है कि लोग यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोलते हैं, ज़मीनें ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है, लोगों के लिए कुछ नहीं किया जाता। आखिर लोग जयराम महतो से क्यों कनेक्ट हो रहे हैं, क्यों अपने बड़े बड़े नेता को छोड़ रहे हैं? आप देखिए कि अब धीरे धीरे जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है झारखंड में वो टूट रही है, और एक समय ऐसा आएगा जब जनता समझेगी कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। अब तक तो झारखंड में वोट बैंक की पॉलिटिक्स होते आई है, और यही एक बड़ा कारण है कि झारखंड आज भी पिछड़ा है। हमारे पास खनिज संपदाओं का अंबार है, हम पूरे देश में खनिज संपदा देते हैं, लेकिन फिर भी झारखंड आज एक गरीब राज्य है। यहाँ के लोग गरीब है। क्यों गरीब है? बस यही वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते कि हमें 26% आदिवासियों का वोट चाहिए, हमें 16% कुर्मियों का वोट चाहिए। कुर्मी ये दावा करते हैं कि हम 20 से 25% है, लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो मांगे आज भी वही है। चाहे उनके लिए सुदेश महतो हमेशा फाइट करते रहते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी मांगे नहीं पूरी हुई। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, मुद्दा का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तब तक ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी और वोट बैंक की पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती रहेगी। एक नया नेता, आज जयराम महतो आए, कल को कोई और आ जाएगा, वो नहीं पूरा करेंगे, कल को कोई और आ जाएगा। बस यही बात है झारखंड में। तो आपको हमारी बातचीत कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।